नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न मिश्रा आपको अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है, तो उस कंडीशन में इससे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और दूसरी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसकी स्थापना की पीछे की कहानी क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी स्पेशल एजेंसीज हैं उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशन और इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करूं तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को आया। इनिशियली इसमें 51 नेशंस थे, ठीक है। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। आज इसमें 93 नेशंस हैं। अगर मैं बात करूं सबसे लेटेस्ट कौन सा देश इसमें जुड़ा है, तो आप देखोगे साउथ सुडान आपको 14 जुलाई 2011 को जुड़ा था। उसके बाद से किसी भी नए देश की एंट्री नहीं हुई है। अगर अपने सितंबर के महीने में देखा होगा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की बैठक चल रही थी और हमारे मोदी साहब ने भी इसको संबोधित किया है। तो आप देखोगे इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा था, तो इसके बार जो 75वां सेशन था इसकी अध्यक्षता तुर्किश डिप्लोमेट वोल्कन बोसगिर कर रहे थे। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है या जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो आपका एंटोनियो गुटेरस है। ये कहाँ से है, तो एंटोनियो गुटेरस आपके पोर्तुगीज है, यानी पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन है। अगर हम बात करें ओरिजिन की, किसकी, यूनाइटेड नेशन के ओरिजिन की बात करें, तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पता होगा, ठीक है। अगर अगर आपने इतिहास में थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना हो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका कब से कब तक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से लेके 18 तक है, ठीक है। 1914 से लेकर 1918। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो विश्व के नेताओं ने, जो कि उस टाइम पे वुड्रो विल्सन आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे, वुड्रो विल्सन यूएस प्रेसिडेंट थे आपके। और वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की बात कही थी, ठीक है, वर्साई के संधि के तहत। तो 10 जनवरी 1920 को किसकी स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके बाद आप देखोगे कब, तो 19 अगर मैं बात करूं 1939 से लेके 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। यानी लीग ऑफ नेशन अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में फेल हो गया। यानी वो दूसरे विश्व युद्ध को, यानी पहले विश्व युद्ध जैसा दूसरा जो युद्ध था उसे टालने में फेल हो गया। तो आगे इन फ्यूचर ऐसा कोई युद्ध ना हो, तो उसके बाद से तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया अगस्त 1941 में, ठीक है। और उनके मन में विचार आया कि इस युद्ध को आगे कैसे रोका जाए। उसके बाद से 1 जनवरी 1942 को जो आपके 3 एक्सिस नेशन थे, यानी धुरी राष्ट्र थे, कौन कौन से, जापान, इटली और आपका जर्मनी, इनके खिलाफ 26 देशों ने एक अपना गुट बनाया और उसका नाम दिया यूनाइटेड नेशन। यानी यूनाइटेड नेशन की जो उत्पत्ति हुई किसके खिलाफ हुई है, तो तत्कालीन देखे तो यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति आपके एक्सिस नेशन के खिलाफ हुई थी। उसके बाद से ये जो 1 जनवरी 1942 में 26 देशों ने यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन पे साइन किया और इन्होंने अलाइड फोर्सेस का निर्माण कर लिया, किसके खिलाफ लड़ने के लिए, एक्सिस नेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से इसके बाद से क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन के बनने में 3 बिग नेताओं का, बिग 3 का रोल है। एक आपके रूजवेल्ट, एक है विंस्टन चर्चिल, तीसरे आपके जोसेफ स्टालिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति थे। इन तीनों का दिमाग है आपका किसके पीछे, यूनाइटेड नेशन के पीछे। और 25 अप्रैल 1945 को, ठीक है, इन तीनों ने या 26 जो आपके 50 देश थे उनने सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक की। और उसके बाद से इसमें देखोगे तो आपके पूरे विश्व से लगभग, यानी हर देश के कोने कोने से इसमें देश आपके आ चुके थे, 50 देश। और 26 जून को फिर से बैठक हुई और 24 अक्टूबर 1945 से इस पूरे चीजों को लागू कर दिया गया। यानी यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो डिक्लेरेशन आया था वो कब से इम्प्लीमेंटेड है, तो 24 अक्टूबर 1945 से वो इम्प्लीमेंटेड है। और इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को हम क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन के दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
ठीक है। तो 1920 में याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना था आपका, यूनाइटेड नेशन बना था, क्योंकि एग्जाम ये भी पूछ लेता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद इनमें से किस संगठन का गठन हुआ था। ठीक है, तो किसका गठन हुआ था आपका, लीग ऑफ नेशन का। और आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन, फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन, सेकंड के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। और पहले में वुड्रो विल्सन थे लीग ऑफ नेशन में, और इसमें कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपके प्रेसिडेंट थे, किसके, यूएसए के। ठीक। और यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करें इसके फैक्ट्स के बारे में, यानी कौन इसका मेंबर बन सकता है। अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो जितने भी पीस लविंग नेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जनरल असेंबली में वोटिंग होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल आपके नाम की अनुशंसा करता है, जनरल असेंबली में उस पर वोटिंग होती है, और वहां पे अगर आपका प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आप किसके मेंबर बन सकते हो, यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज। कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी और लैंग्वेज में स्पीच देता है तो उसकी स्पीच फाइनली इन 6 लैंग्वेज में क्या कर दी जाएगी, कन्वर्ट कर दी जाएगी। कॉमन लैंग्वेज जो यूनाइटेड नेशन में बोली जाती है वो आपकी फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं यानी आर्थिक पक्ष की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन का जितना भी आपका पैसा है वो उसके जो मेंबर देश हैं वो उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। 2017 के अगर डेटा के अनुसार मैं बात करूं तो लगभग कितना, तो 20% डेटा, अगर मैं बात करूं लीग ऑफ नेशन की, तो 22% जितना भी बजट था उसका 22% अकेला अमेरिका पे करता है। कितना अमेरिका पे करता है। ठीक है। बाकी जो 78% बच गया रिमेनिंग 192 नेशन के द्वारा पे किया जाता है। यानी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा है, तो बाय द यूएसए है। ठीक। उसके बाद से अगर फ्लैग की बात करें तो 2 बैंड ऑलिव ब्रांचेस, ठीक है, 2 बैंड ऑलिव ब्रांचेस हैं। ठीक है। ऊपर से आपका खुला हुआ है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है वर्ल्ड में पीस को। किसको शो करता है, वर्ल्ड में पीस को शो करता है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैनहट्टन आइलैंड है आपका यूएसए का, इन न्यूयॉर्क। तो उसी मैनहट्टन आइलैंड पे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग आपकी बनी है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले पे। ठीक है। अगला आपका जो 6 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से 6 ऑर्गन्स हैं इसके, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। ये 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है। जनरल असेंबली की बात कर लेते हैं। जनरल असेंबली एक तरह से आप जैसे देश की पार्लियामेंट होती है उसी तरह से जनरल असेंबली है। जैसे देश के संसद में आप देखते हो कि आपके जो सांसद होते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से जनरल असेंबली में जो 193 नेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं। एक डेलीगेट्स में आपके 5 लोग होते हैं, लेकिन एक देश को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ज्योग्राफिकली एरिया से बड़ा हो चाहे आपका पॉपुलेशन के एरिया से बड़ा हो, लेकिन उसको वोट वैल्यू कितनी मिली है, तो एक ही वोट वैल्यू मिली हुई है। अगर मैं जनरल असेंबली की एनुअल सेशन की बात करूं तो आपने देखा होगा सितंबर के महीने में इसका हर बार सत्र आयोजित किया जाता है, और हर देश के जो आपके प्रीमियर होते हैं वो इसे एड्रेस आके करते हैं, या उनके डेलीगेट्स या उनका रिप्रेजेंटेटिव आके एड्रेस करता है। इस बार मोदी साहब ने भी वर्चुअली एड्रेस किया था। इसकी बैठक कहाँ होती है, तो आपका इसका जो यूएनओ का सेंट्रल असेंबली हॉल है उसी में इसकी बैठक होती है न्यूयॉर्क में। और इसके अध्यक्ष का चुनाव हर साल होता है। तो 75वें सेशन का अध्यक्ष कौन थे, बोल्कन बोजगिर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर 15 मेंबर्स, टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है। जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द 2 ईयर्स, उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके, तो यूएसए है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। दे ऑल्सो हैव वीटो पावर। वीटो पावर का क्या मतलब है, अगर कोई प्रपोजल आता है सिक्योरिटी काउंसिल में, इनमें से किसी एक देश ने उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया या उसने उसे मानने से मना कर दिया, सहमत नहीं, तो उस कंडीशन में वो प्रस्ताव वहीं पे गिर जाता है। इट्स नॉट फर्दर प्रोपोगेट, वो आगे फर्दर आपका नहीं भेजा जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इन 5 देशों के पास क्या आपकी वीटो पावर है।
अगर मैं बात करूं इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेशन, तो भारत अब तक इसका 8 बार सदस्य बन चुका है। 8वां जो कार्यकाल है इसका वो 2021 से 2022 के बीच होगा, जो कि 1 जनवरी से 2021 से शुरू हो जाएगा। ठीक है। और पीछे कब कब बना है, तो 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 2012, 2021 एंड 22। ये आपके क्या है, भारत का कार्यकाल है। इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष अल्फाबेटिकली ऑर्डर हर महीने ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। यानी इस साल इस महीने कोई और है तो अगले महीने कोई और देश इसका अध्यक्ष आपका होगा। ठीक। और मेन एम क्या है इसका, विश्व में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना मेन जो काम है वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल का ही है। इसी के रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली आपकी जनरली काम करती है। जनरल असेंबली जितने भी आपके बिल या जितने भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो सब सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही होता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा काउंसिल है। ठीक है। यानी जितने भी ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक काम होने उनसे संबंधित जितनी भी संस्थाएं ऑल आर गवर्न बाय द सोशल इकोनॉमिक काउंसिल। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनिशियली इसमें 18 देश थे, आज इसमें 54 नेशंस हैं। और जो भी आपके सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से 4 इसके मेंबर होंगे ही होंगे। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, 3 इयर्स टेन्योर होता है। और हाल ही में अगर मैं बात करूं तो भारत यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ ह्यूमन के लिए सदस्य बना है 4 सालों के लिए, 2021 से 2025 तक इसका कार्यकाल होगा, चाइना को हराकर। अगर मैं बात करूं इसके मेंबर्स का तो वो भी आपके ज्योग्राफिकली आधार पर डिवाइडेड है, जिसमें से 14 सीट्स एलोकेटेड टू द अफ्रीका, 11 सीट्स टू द यूएसए, 6 सीट्स टू द यूरोपियन, और 10 टू द लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन, और 13 टू द वेस्टर्न यूरोप। इस तरह से क्या ज्योग्राफिकली इसके भी सीट्स क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। वर्तमान में ट्रस्टीशिप काउंसिल के काम को सस्पेंड कर दिया गया है जब से 1994 में पलाऊ आपका आजाद हुआ था। और इसका काम क्या था, तो जितने भी आपके जो आपके देश क्या नहीं हुए थे, जो देश आपके आजाद नहीं हुए थे, ठीक है, उनके लैंड्स को, ठीक है, ट्रस्टीशिप टेरिटरी बनाकर सेल्फ गवर्न और इंडिपेंडेंस करना इसका काम था। और ये काउंसिल के जो मेंबर होते थे जो इस इलाके को गवर्न करते थे वो जनरल असेंबली के द्वारा पारित होते थे और परमानेंट मेंबर्स इसके मेंबर नहीं हुआ करते थे। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जनरली नए नए देशों को आज़ाद करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। जैसे सबसे पहले इसने नामीबिया को आज़ाद किया था 1967-68 के आसपास, और लास्ट इसका 1994 में पलाऊ को आज़ाद किया है। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी के 5 जो ऑर्गन है वो सबका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एकमात्र प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स की सिटी आपकी हेग में है, द हेग। ठीक है। अगर हम बात करूं इसमें नंबर ऑफ जजेस की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके 15 जज होते हैं जिनका टेन्योर 9 इयर्स होता है। अगर वर्तमान में बात करें भारत से क्या इसमें कोई जज है, तो भारत से वर्तमान में यहाँ पे आपके दलबीर सिंह भंडारी हैं। कौन है आपके? दलबीर सिंह भंडारी। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी भारत की तरफ से जज है। एक देश से एक ही व्यक्ति जज हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति जज नहीं हो सकती। इन जजों का चुनाव भी कहां से होता है, तो जो जनरल असेंबली है वो चुनकर भेजती है। इसके वर्तमान में 2018 से 21 के बीच इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, जो कि सोमालिया के लॉयर और जज है, वो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑर्गन्स की के बाद हम स्पेशल एजेंसीज की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का क्या काम होता है? इट एडमिनिस्ट्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन के जितने भी आपके एक्टिविटीज होती है, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन सबको नियंत्रित करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम सेक्रेटरीट का होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जनरल सेक्रेटरी करते हैं। महासचिव वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है 2017 से टिल डेट। इनका कार्यकाल आपका 5 साल का होता है।
ठीक। और इसके महासचिव का चुनाव भी जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड एरिना पे, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूएन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन को वर्ल्ड एरिना पे कोई रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई प्रवक्ता है, तो वो कौन है आपके? तो वो आपके एंटोनियो गुटेरेस है वर्तमान में, यानी जनरल सेक्रेटरी होता है। ठीक है, वही हर जगह यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेशन जनरली करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के बीच में लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे हम स्पेशल एजेंसी के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके जी, थैंक यू।